തന്നെ റോസ്ഗർ മേളയുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലായി നിയമിതരായിട്ടുള്ള 51,000-ത്തിലധികം യുവാക്കൾക്കുള്ള നിയമന ഉത്തരവുകൾ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങ് കൂടിയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചടങ്ങിനെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. जितने भी समझौते हुए हैं उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है. डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा. भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा. साथियों, बदलते हुए समय के साथ 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहा है. नए नए सेक्टर्स भी उभर रहे हैं. इसलिए बीते दशक में भारत का जोर अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का है और इसके लिए अहम निर्णय भी लिए गए हैं. आधुनिक जरूरतों को देखते हुए आधुनिक नीतियां भी बनाई गई हैं. स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है. आज जब मैं नौजवानों को देखता हूं कि वे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है. और अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्टार्टअप के विषय में विस्तार से कुछ आंकड़े भी बताए आपको सामने. मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का नौजवान बड़े विजन के साथ, तेज गति से, मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा है. वो कुछ नया करना चाहता है. साथियों, भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है. हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है. एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम. इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी. यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी. इसके लिए सरकार ने करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है. इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी. साथियों, आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई नई जॉब्स बन रही है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है. बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है. सिर्फ पीएलआई स्कीम से उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं।
बीते सालों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज करीब 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 11 लाख करोड़। इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। पहले देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की 2 या 4 यूनिट थी, सिर्फ 2 या 4। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी करीब करीब 300 यूनिट्स भारत में है और इसमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। वैसा ही एक और क्षेत्र है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उसकी बहुत चर्चा भी है, बड़े गौरव से चर्चा हो रही है, और वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है, यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं और साथ साथ डिमांड भी बहुत बड़ी है। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है भारत में। अलग अलग सेक्टर्स में देश की ये प्रगति, ये मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड तभी बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ये सब तब संभव होता है जब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, नौजवानों का पसीना लगता है उसमें, उनका दिमाग काम करता है, वो मेहनत करते हैं। देश के नौजवानों ने रोजगार तो पाया है, लेकिन ये कमाल करके भी दिखाया है। रहे, जहां भी आपको दायित्व मिले, आप एक प्रोत्साहक के रूप में काम करें, लोगों को एनकरेज करें, रुकावटें दूर करें। जितना ज्यादा आप सरलता लाएंगे, उतनी सुविधा देश में अन्य लोगों को भी बढ़ेगी। साथियों, आज हमारा देश दुनिया की, और कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता है, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मेरे नौजवानों के पसीने की कमाल है। बीते 11 वर्षों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की है।
हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, शानदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है। एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के दायरा गिना जाता है। और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है, इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं, पीएम आवास योजना। अब ये पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए पक्के घर बन चुके हैं और 3 करोड़ नए घर अभी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इतने घर बन रहे हैं तो इसमें मिस्त्री, लेबर, रॉ मटेरियल से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में छोटी छोटी दुकानदारों के काम, माल ढोने वाले ट्रक के ऑपरेटर्स, आप कल्पना कर सकते हैं कितने सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इसमें भी सबसे खुशी की बात है कि ज्यादातर रोजगार हमारे गांव में मिले हैं, उसे गांव छोड़ करके जाना नहीं पड़ रहा है। इसी तरह 12 करोड़ नए टॉयलेट देश में बने हैं। इससे निर्माण के साथ साथ प्लम्बर्स हो, लकड़ी का काम करने वाले लोग हो, जो हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनके लिए कितने सारे काम निकले हैं। यही है जो रोजगार का विस्तार भी करते हैं, प्रभाव भी पैदा करते हैं। ऐसे ही आज 10 करोड़ से अधिक नए, मैं जो बात बता रहा हूं नए लोगों के बताता हूं, नए एलपीजी कनेक्शन देश में उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए हैं। अब इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बॉटलिंग प्लांट्स बने हैं। गैस सिलेंडर बनाने वालों को काम मिला है, उसमें भी रोजगार पैदा हुए हैं। गैस सिलेंडर की एजेंसी वालों को काम मिला है। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने के लिए जो लोग चाहिए उनको नए नए रोजगार मिले हैं। आप एक एक काम लीजिए, कितने प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इन सारी जगहों पर लाखों लाखों लोगों को नए रोजगार मिले हैं। साथियों, मैं एक और योजना की भी चर्चा करना चाहता हूं। अब आपको पता है ये योजना तो यानी कहते हैं ना 5 उंगली घी में, या तो कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू, ऐसी है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। सरकार आपके घर की छत पर यानी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए एक परिवार को एवरेज करीब करीब 75,000 रुपए से भी ज्यादा दे रही है। इससे वो अपने घर के छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाता है। एक प्रकार से उसका घर की छत बिजली का कारखाना बन जाती है, बिजली पैदा करता है और वो बिजली खुद भी उपयोग करता है। ज्यादा बिजली है तो बेचता है। इससे बिजली का बिल तो जीरो हो रहा है, उसके पैसे तो बच ही रहे हैं। इन प्लांट्स को लगाने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, सोलर पैनल बनाने के कारखाने लगते हैं, रॉ मटेरियल के लिए कारखाने लगते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी पूरी एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक स्कीम लोगों का तो भला कर रही है, लेकिन लाखों लाखों नए रोजगार
इसके कारण पैदा हो रहे हैं। साथियों, नमो ड्रोन दीदी अभियान ने भी बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाई है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए मौके भी बनाए हैं। इस स्कीम के तहत लाखों ग्रामीण बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उपलब्ध जो रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि हमारी ये ड्रोन दीदी, हमारी गांव की माताएं बहनें खेती के एक सीजन में ही ड्रोन से खेती में जो मदद करती हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेती हैं, एक एक सीजन में लाखों रुपए कमाने लग गई है। इतना ही नहीं, इससे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए सेक्टर को बहुत बल मिल रहा है। खेती हो या डिफेंस, आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देश के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहा है। साथियों, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। इनमें से 1.5 करोड़ लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। और आप तो जानते हैं लखपति दीदी के मेरे का मतलब है एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक उसकी आय होनी चाहिए, और एक बार नहीं, हर वर्ष होती रहनी चाहिए। वो है मेरी लखपति दीदी, 1.5 करोड़ लखपति दीदी। अब आप देखिए, गांव में जाएंगे तो आपको कुछ बातें सुनने को मिलेगी। बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ऐसी अनेक स्कीम्स में भी हमारे गांव की माताओं बहनों को भी रोजगार मिला है। ऐसे ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी गई। इसके तहत लाखों साथियों को काम मिला है। और डिजिटल पेमेंट के कारण आजकल तो हमारे हर रेहड़ी पटरी वाला कैश नहीं लेता है, यूपीआई करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसको तुरंत उसके आगे की रकम मिलती है, बैंक का विश्वास बढ़ जाता है, कोई कागज की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम देख लीजिए, इसके तहत हमारे यहां जो पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाया, नई टेक्नोलॉजी लाया, नए नए उसमें साधन लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवादाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दी जा रहे हैं, आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। मैं अनगिनत स्कीमें बता सकता हूं। ऐसी कई स्कीम हैं जिनसे गरीबों को लाभ भी हुआ है और नौजवानों को रोजगार भी मिला है। ऐसी अनेक योजनाओं का ही प्रभाव है कि सिर्फ 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर रोजगार न मिलता, अगर परिवार में आय का साधन न होता, तो मेरा गरीब भाई बहन जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था, जीवन के लिए एक एक दिन काटने के लिए उसको मौत दिखाई देती, इतना डर लगता था। लेकिन आज वो इतना ताकतवर बना है कि मेरे 25 करोड़ गरीब भाई बहनों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया, विजयी होकर के निकले हैं। और ये सारे मेरे 25 करोड़ भाई बहन जिन्होंने गरीबी को पीछे छोड़ा है ना, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके हिम्मत के साथ आगे बढ़े, रोते नहीं बैठे।
गरीबी को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, पराजित कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए, अब इन 25 करोड़ का कितना नया आत्मविश्वास होगा। एक बार संकट से व्यक्ति निकल जाए ना, फिर नई ताकत पैदा हो जाती है। मेरे देश में एक नई ताकत ये भी आई है जो देश को आगे ले जाने में बहुत काम आने वाली है। और आप देखिए, ये सिर्फ सरकार कह रही ऐसा नहीं है, आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही है, हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। साथियों, विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए, सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर है, हाथ पकड़ने का काम हमारा है। और आप तो नौजवान हैं दोस्तों, आप पर मेरा बहुत भरोसा है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जहां भी दायित्व मिले, आप इस देश के नागरिक, मेरे लिए सबसे पहले उसकी मदद, उसकी मुसीबतों से मुक्ति, देखते ही देखते देश आगे बढ़ेगा। आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है। आने वाले 20-25 साल आपकी कैरियर के तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ऐसे कालखंड में हैं जब देश के लिए भी 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए अहम 25 वर्ष है। इसलिए आपको अपने काम, अपने दायित्व, अपने लक्ष्यों को विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात करना है। नागरिक देवो भव, ये मंत्र तो हमारी रगों में दौड़ना चाहिए, दिल दिमाग में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में नजर आना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये युवा शक्ति है, पिछले 10 साल में देश को आगे बढ़ाने में मेरे साथ खड़ी है। मेरे एक एक शब्द को देश की भलाई के लिए उन्होंने जो भी कर सकते हैं किया है, जहां है वहां से किया है। आपको मौका मिला है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, आप करके दिखाएंगे, मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका परिवार भी उज्जवल भविष्य का अधिकारी है। आप भी आई गॉट प्लेटफॉर्म पर जाकर के लगातार अपने आप को अपग्रेड करते ही रहे। एक बार जगह मिल गई, चुप पर बैठिए मत, बहुत बड़े सपने देखिए, बहुत आगे जाने के लिए सोचिए, काम कर करके, नया नया सीख करके, नया नया परिणाम ला करके प्रगति भी कीजिए। आपकी प्रगति में देश का गौरव है, आपकी प्रगति में मेरा संतोष है। और इसलिए मैं आज, जब आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आया हूं, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं, और बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए अब आप मेरे एक साथी बन रहे हैं। मेरे एक निकट साथी के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। റോസ് ഗർഗ് മേളയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിയമന ഉത്തരവ് വിതരണ പരിപാടിയിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചത്. ഏകദേശം 51,000-ത്തിലധികം വരുന്ന യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ
നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയായി 16 റോസ്കർ മേളകളിലായി 10 ലക്ഷത്തിലധികം നിയമന ഉത്തരവുകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിലൂന്നി അതിലൂടെ ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് PM ആവാസ് യോജന, അതുപോലെ തന്നെ PM സൂര്യഘർ ബിജിലി യോജന പദ്ധതി, ലാഖ്പതി ദീദി, ഡ്രോൺ ദീദി, അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ UPI പേയ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏറെ വാചാലനായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റോസ്ഗർ മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ, രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ കുതിപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യ കുതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വളർച്ചയും അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടുന്നു. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്കിന്ന് കാണാനായി സാധിക്കുന്നു എന്നതടക്കം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വികസിത് ഭാരത് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഇനി അധികകാലം വേണ്ടിവരില്ല. അതിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിൽ രാജ്യത്തോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ കൂടി പ്രയത്നിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.